अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आने पर जोड़ तोड़ की सियासत ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है और यही कुछ हमें सिंध में नज़र आ रहा है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल 15 साला हुक्मरानी को एक ब्रेक लगाने के लिए अलायंस बनना शुरू हो गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, GD और जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े अब ये एक दूसरे के साथ मिलने को तैयार हैं। तीनों जमातों की लीडरशिप ने कई मुलाकातों के बाद अब ये फैसला किया है कि वो अगले इलेक्शन मुश्तरका लाहे अमल के साथ हिस्सा लेंगे। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ सोच रखने वाली जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का मकसद ही ये है कि जहां अवाम की जान बरसों से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी से छुड़ाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनना ये भी कोई नई बात नहीं है। माजी की तरह अब भी वोट की ताकत से ही इनको शिकस्त दी जाएगी। एक ये पहलू भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और जो इंटीरियर सिंध है, अंदरूनी सिंध है, वहाँ अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनने वाला ये इत्तेहाद अंदरूनी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर पाएगा, और इस मकसद के लिए इत्तेहाद है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक पहलू ये भी है कि माजी में पीपल्स पार्टी सिर्फ देही इलाकों से वोट हासिल करती थी, मगर हमने ये भी देखा कि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने शहरी इलाकों से भी बड़े पैमाने पर वोट लिए और अपना मेयर बनवाने में कामयाब रही। जब इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे ज़ाहिर फील्ड में होंगे, एक फ़ायदा भी होगा। फिर ऐसे हालात में MQM, GDA और JUI कितनी पुरुमीद है कि इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम देना इनके लिए आसान होगा। कराची में मेयर के इंतखाब के मौके पर जो हुआ वो सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। ऐसा अगले इलेक्शन में ना हो, इसके लिए इस इत्तेहाद ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, मैं बात करूँगी। मुझे MQM के रहनुमा, MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपका। अमीनुल हक साहब, सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी के बाद इलेक्शंस की डेट तो अनाउंस हो गई, 8 फरवरी इंतखाबात की अब गहमा गहमी एक वो माहौल भी अब बनता हुआ नज़र आ रहा है। MQM अपने आप को कहाँ देखती है, ख़ास कर सिंध में, ख़ास कर कराची में, और जो अब ये इत्तेहाद एक अलायंस बनने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। सब जानते हैं कि पिछले एक अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरानी कर रही है, तो क्या आप लोगों का ये जो इत्तेहाद है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे पाएगा? शादिया, बहुत सारे सवाल एक साथ, जवाब भी मैं तरतीबवार दे देता हूँ कि सबसे पहले MQM पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार देती है। हम इसे वेलकम करते हैं और समझते हैं कि एक बहुत अच्छा, दुरुस्त, एक अच्छा फैसला है। और जहाँ तक ताल्लुक कि क्या MQM पाकिस्तान फील्ड में मौजूद है, इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले रही है, तो देखिए अच्छी बात ये थी कि MQM पाकिस्तान गुज़श्ता 1 महीने से मुसलसल अवाम के साथ राब्ते में थी और जिसका अमली मुजाहरा हमने क्या शुरू किया। हमने कराची में एक टीम, बल्कि अब तक आज यानी कल रात तक हमने 4 जलसे, बड़े बड़े जलसे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कर दिए। और न सिर्फ ये कि जलसे के, बल्कि MQM पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की वही सियासी पार्टी थी जिसने 2024 जनवरी के, अब तो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए अपने 4 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का नामों का भी ऐलान कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल भाई खुद भी कराची के डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो MQM तो ऑलरेडी ग्राउंड पे मौजूद है, इमामी राब्ता बढ़ा चुके हैं, इमाम के दरमियान मौजूद है, इमाम की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर लोगों को पतंग की तरफ कायल कर रहे हैं, उनके मसाइल को उजागर करके हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपका ताल्लुक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि माजी में तो इसी पीपल्स पार्टी के आप लोग इत्तेहादी भी रहे हैं, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये अलायंस बनाने का मकसद क्या है? क्यों बनाने जा रहे हैं अब आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये अलायंस? देखिए शादिया, मेरा ख्याल है कि आप डायनेमिक को दुरुस्त तौर पे समझती हैं। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2012 दिसंबर को अलग हुई थी हुकूमत से। उसके बाद हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं किया, किसी जगह शामिल नहीं हुए। हाँ, अगर 30 मार्च 2022 को जो जिसे कहते हैं इस्लामाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अवाम के सामने हमने जो ऐलान किया था वो हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया था हुकूमत सादी के लिए। और
और पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदे, उस मुआहदे पर जो दस्तखत हुए थे बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया था, उसमें हमने शहरी सिंध के मसाइल हल किए थे, और चूंकि वो मसले पे की तरफ पेशरफ नहीं हो पाई तो हम सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, नंबर 1। अब दूसरी बात आती है कि क्यों जरूरत पड़ी। यस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट, नाहिल और बेहिस हुकूमत जो है पिछले 15 साल से सिंध पे हुक्मरानी करती चली आ रही है। अब होना क्या चाहिए था, अगर कराची तरक्की नहीं कर रहा है, लाहौर हैदराबाद को तरक्की नहीं दी जा रही है, तो क्या लड़काने में तरक्की काम कराए गए, क्या बदीन में कराए गए, क्या सक्कर में कराए गए? यकीनन इसका जवाब भी नफी में। अब एक बड़े पैमाने पे जिसे कहते हैं कि पूरे सिंध के अंदर एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है। लोग जो नौकरियों के नाम पर उन्होंने पैसे लिए हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पे करप्शन की है, और जो दाखिलों के नाम पर जिसे कहते हैं कि जो सूरत हाल पैदा किए यूनिवर्सिटी के अंदर भी, मेरा ख्याल अब अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। लेकिन पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में ही मकबूल जमात है, देही इलाकों से ही हमेशा वोट इन्होंने हासिल करके पूरे सिंध पर हुक्मरानी की है, तो क्या आप देही इलाकों में उन्हें टफ टाइम दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से वो हुक्मरानी करते रहे, वहीं के वोट हासिल करके तो हुक्मरानी करते रहे वो? मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, एमकेएम की सबसे बड़ी खूबी क्या, अगर एमकेएम के डायनेमिक को आप देखेंगे, जहाँ हम शहरी सिंध के समय पिछले 3 दहाइयों से जीते चले आए हैं, उसके इसी तरीके से जो दही इलाके हैं, अगर आप टंडोवाला यार को देखेंगे, आप खैरपुर को देखेंगे, शिकारपुर को देखती हैं, आप घोटकी को देखेंगे, तो उन इलाकों में भी एमकेएम पाकिस्तान को जो कौमी असम्बली का उम्मीदवार होता है या सूबाई असम्बली का उम्मीदवार होता है, उसे भी कहीं 18,000, कहीं 22,000, कहीं 28,000, कहीं 32,000 वोट मिलते चले आए। अच्छी बात होने जा रही है कि जीडीए के साथ जो पार्टी थी, जो फंक्शन लीग के साथ लोग थे, जो जेयूआई के साथ लोग थे, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। एमकेएम का अपने जेडीए के दफ्तर का दौरा किया और जेडीए के टॉप लीडरशिप एमकेएम के दफ्तर आई है। हम आपस में साथ मिलकर बैठे हैं, एक अच्छी सोच अपनाई जा रही है। और मैं आपको अर्ज करता हूँ कि 1992 हो, 1996 हो या 2002 एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमत एमकेएम की वजह कर इसी सूबे से में बन चुकी है। एक दफ़ा जाम सादिक साहब ने लीड किया, एक दफ़ा लियाकत अली जुती साहब ने लीड किया, एक दफ़ा अरबाब रहीम साहब ने किया। किसकी वजह कर? एमकेएम उसमें मेजर शेयर होल्डर थी। और अब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस अंदाज से एमकेएम पाकिस्तान शहरी सिंध में काम कर रही है, कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, नवाबशाह हो, सक्कर हो, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आप ये कह रहे हैं कि आप इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 15 साल हुक्मरानी करने का सिंध का एक रिकॉर्ड है, ये टूटने जा रहा है रिकॉर्ड? इतने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? देखिए, 1970 से लेकर 2018 के जितने भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दही सिंध से कामयाबी हासिल की है। हाँ। 70 में जब एमकेएम नहीं थी, 77 में एमकेएम नहीं थी, 83 में एमकेएम नहीं थी, 85 में एमकेएम नहीं थी, इसके बावजूद उस दौरान में भी शहरी सिंध से कभी भी पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल नहीं की। इसका मतलब कि जो शहरी सिंध है वो ऑलरेडी एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट रखता है। हाँ, जो पीपल्स पार्टी की करप्शन थी, जो नाहली थी, जो बेसी थी, जो करप्शन थी, इसको देखते हुए दही सिंध के अवाम भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए। और जिस बड़े पैमाने पे जो रैलियां निकल रही हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जीयूआई की हो, फंक्शन लीग की हो, या जेडीए की हो, तो ऐसा महसूस होता है। और अगर जिस तरह कहा, मैंने एक बात और भी क्लियर कर दूं शादिया, कि एमकेएम पाकिस्तान के पिछले 35 साल का एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि एमकेएम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती है। एमकेएम हमेशा अपने इंतखाबी निशान पतंग पे इलेक्शन लड़ती है। और आज भी जो मुस्तकबिल में जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, उसमें भी एमकेएम अपने इंतखाबी निशान पतंग पे लड़ेगी। हाँ, अलायंस का ये मतलब थोड़ी है हक साहब, अलायंस का ये मतलब थोड़ी है कि आप लोग अपना इंतखाबी निशान ही छोड़ते हैं। अलायंस का तो मतलब ये है कि मिलकर आप लोगों ने 2-3 जमातों का जो इत्तेहाद है, मिलकर इलेक्शन लड़ना है। एक हल्के से दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे, अगले हल्के से आप लोग अपना उम्मीदवार खड़ा ना करें। अलायंस का मतलब तो ये है, ये मतलब ना थोड़ी होता है कि आप अपना इंतखाबी निशान छोड़ दें, मिलकर इलेक्शन लड़ना है। जी, आप बजा फरमा रही है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है मेरा ख्याल है एमकेएम दूसरी पार्टियों को देगी, क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 8 या 10 इलेक्शन का, तो इन तमाम दही इलाकों में भी जहां एमकेएम के वोट बैंक है वो 18,000, 22,000 और 30,000 मौजूद है। अगर ये वोट बैंक शामिल हो जाता है हमारे जीयूआई के भाइयों के साथ, फंक्शन लीग के साथ, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मुस्बत सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जो 90 में हुआ, जो 96 में हुआ, 2003 में हुआ, मैं समझता हूँ उस तारीख को दोबारा रिपीट की जा सकती है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में एमकेएम के जो अलायंस इंशाअल्लाह ताला वो शानदार कामयाबी हासिल करेगी। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला एमकेएम पाकिस्तान और जीडीए को पार्टी ये कह रही है कि जो इत्तेहाद बन रही है किसी की इमाम पर बन रहा है, क्या कहेंगे इस पे?
MKM पाकिस्तान एक इमामी जमात है जो बाहमी मशावरत के साथ फैसला करती है और तमाम फैसले बाहर नहीं बल्कि MKM के राब्ता कमेटी टेबल पर बैठ कर करती है। मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान जिस क्राइसिस से शादिया आपके इल्म में है कि 2013, 2015, 2018 में जो हम पे क्राइसिस रहा है, हमारे ऑफिस बंद किए गए, हमारे सैकड़ों के तादाद में कारकुनान लापता किए गए, हज़ारों के तादाद में लोगों को जेल में डाला गया, हमारे ऑफिस बंद कर दिए गए, लेकिन अपनी तंजीमी सलाहियत की बदौलत आज भी MKM पाकिस्तान इस शहर में हैदराबाद में मीरपुर में सबसे बड़ी तंजीम के तौर पे मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि MKM पाकिस्तान किसी के टेलीफोन कॉल पर या किसी कहने पे नहीं बल्कि अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके मफाद में फैसला करती है। क्या लीग नून भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकती है? वो भी सिंध में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती है हमेशा कि पंजाब में वो अपने आप उभर कर सामने आएँ और अपने आप को एक मजबूत अपने कैंडिडेट सामने लेकर आएँ। तो क्या नून लीग भी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, वो भी शामिल हो सकती है आप लोगों के अलायंस में? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा वोट बैंक जो है इस सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौजूद है। जैसे जैसे मौका मिलेगा, मेरा ख्याल है कि MKM के वक्त के भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई नहीं है, मेरा ख्याल आने वाले वक्तों में यकीनन उनके साथ मुलाकात भी रखी जाएगी और अगर चीज़ें मुस्बत सिंध में आगे बढ़ेंगी तो मेरा ख्याल है वो भी इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को इसका एज होगा? शादिया, मेरा ख्याल है कि गालिबन 15 जनवरी 2023 को इलेक्शन हुआ है। हाँ। MKM ने एक असूल का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन का बाइकाट किया था। फिर उस बाइकाट को रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं पे 8%, कहीं पे 9%, कहीं पे 12% वोट पड़े। ये किस बात की निशानदेही कर रहा है कि MKM का बाइकाट का असर था, जिसके बिना पे जो MKM ने जो सीट छोड़ी उसकी खैरात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी ने हासिल किया। लेकिन जिस अंदाज से मैं समझता हूँ कि अवाम, कारकुनान, वोटर MKM के साथ जुड़ रहे हैं और जिस बड़े पैमाने पर MKM ने क्या किया, MKM ये समझती है कि यस, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान और फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कराची, हमने क्या किया, हमने इस शहर में रहने वाले तमाम अकालियों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया, चाहे वो सिंधी बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, पुश्तो बोलने वाले हों या सिंधी बोलने वाले, हम तमाम लोगों को शामिल कर रहे हैं। और जिसकी एक वाज़ह मिसाल है कि हमने जब 4 कौमी असम्बली के उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है, शादिया आपको सुनकर खुशी होगी और आपके चैनल के तवज्जुह में पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि हमने 2 कौमी असेंबली के उम्मीदवार पश्तो बोलने वालों को मंतखब किया, नामजद किया है। इसी तरीके से सूबाई असेंबली में हमने पंजाबी बोलने वाले उम्मीदवार को नामजद किया। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बला तफरीक रंग और नस्ल MKM पाकिस्तान इस शहर में अमीनुल हक साहब, आखिरी सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को ये शिकायत है इन इलेक्शंस को लेकर कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, क्या MKM पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत हैं? यस, MKM के तो शदीद रिजर्वेशन है और MKM पाकिस्तान इसी वजह कर मेरा ख्याल MKM के काला सिता वफ जो है डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, खालिद मकबूल भाई की क़यादत में MKM के वफ ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, उनके सामने क्या रखा? उनके सामने हमने रखा है कि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पर, इस सूबे में हुक्मरानी करती चली आई है। आपने जो डिप्टी कमिश्नर लगाए हुए हैं, जो SSP लगाए हुए हैं, जो DIG लगाए, सेक्रेटरी लगाए, वही लोगों को आपने एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। MKM क्या मुतालबा करते हैं? वेरी सिंपल, ईमानदार, दयानतदार अफसरान की पोस्टिंग की जाए शहरों के अंदर भी, सूबे के अंदर भी, ताकि मेक श्योर किया जा सके आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। शुक्रिया MKM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में डील, मुकमका और लाडला जैसे अल्फाज ये कोई नए नहीं हैं। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं ये अल्फाज कोई नया रूप धार कर एक बार फिर से हम सबके सामने आ जाते हैं। 2018 में जैसा माहौल मुस्लिम लीग नून के लिए था,
आज वैसा ही माहौल 2024 के इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नज़र आ रहा है। शायद यही वजह है कि आइंदा इलेक्शन को अभी से सिलेक्शन का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड के मसले में उलझी हुई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न सिर्फ अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है, बल्कि नवाज शरीफ ने जमहूरी निज़ाम की मजबूती और मुआशी मसाइल को फोकस करते हुए दूसरी सियासी जमातों की लीडरशिप को मुशावरत करने का उनसे फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को अपनी ही पार्टी के अंदर से ये मशवरा दिया गया है कि वो पीटीआई के लोगों को भी, पीटीआई के वफ्द को भी बुलाएं। अब सवाल ये है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है। क्या इन हालात में पीपल्स पार्टी और पीटीआई मियां साहब से मिलने या मुशावरत के लिए तैयार होंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का तो ये मानना है कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। एक तासुर ये भी है कि आर्जी खींचातानी के बाद पुराने इत्तेहादी दोबारा इत्तेहाद में चले जाएंगे। कुछ लोग ये कह भी रहे हैं। कल एक शो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल सालेह हयात ने ये कहा कि अगली हुकूमत भी मखलूत होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इकट्ठे होने का भी इम्कान है। क्या कहा फैसल साहब ने, ज़रा देखिए। अब एक बहुत बड़ा इशू है पीपल्स पार्टी के लिए। बहुत कम वक्त हमारे पास है, क्योंकि 3 महीने में मेरा नहीं ख्याल हम इतना कुछ कर सकें। अगली हुकूमत जो होगी उसमें अच्छी खासी नुमाइंदगी उन्हीं जमातों की होगी जो कि पिछली 16 महीने की हुकूमत में इकट्ठी रही हैं। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग अगली हुकूमत में इकट्ठे हो सकते हैं। आपको क्या नजर आता है? मुझसे अगर आप पूछें तो मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकता। और भी सियासी लोगों का यही मानना है कि अगली पार्लियामेंट भी हंग होगी, किसी को भी वाज़ी अक्सरियत मिलना बड़ा मुश्किल है। इस तरह इलेक्शन में लीडिंग पार्टी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को सदारत की कुर्सी दी जाएगी और इसी तरह सबको एडजस्ट किया जाएगा। अब देखना यह है कि फॉर्मूला कितना प्रैक्टिकल है, ये तो ज़ाहिर वक्त बताएगा। दूसरी तरफ एक राय ये भी है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात तो काबिल फ़हम है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सवाल उठते हैं कि ऐसी कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो पीपल्स पार्टी को अभी तक हासिल नहीं है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी जलसे जुलूस करने पर में भी आज़ाद है, मीडिया पर भी आने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो कैसे समझती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही है, इलेक्शन लड़ने में उनके लिए रुकावट क्या है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समझती है कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ और चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बनाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन फैसल सालेह हयात साहब तो आपकी पार्टी के लोग तो ये समझते हैं कि अगली हुकूमत मखलूत होगी और वो इस तासुर को भी रद्द नहीं करते और इस इम्कान को भी रद्द नहीं करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आने वाली हुकूमत पे इकट्ठे होंगे, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। तो फिर लाडला तो कोई ना हुआ, सारे लाडले हुए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे वक्त दिया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना सा कारकुन हूँ। मैं कोई ऐसी राय तो नहीं दे सकता कोई पार्टी पॉलिसी और उस पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती सियासी जमात है और हम लोग इससे नजरियाती तौर पे वाबस्ता हैं। लोग आते रहते हैं, इसे ज्वाइन भी करते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लेते हैं, इसको छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों के और अपने कायदीन के जो खून से सींची गई है वो हमेशा अपनी एक जगह पे खड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा कोई मौका मिले भी तो उसको अवेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं और हमने ये तजर्बा करके इन 16 माह में देखा है और ये बड़ा तल्ख तजर्बा था जो हुआ है। मैं इसको इस अंदाज में नहीं देख रहा कि आने वाली हुकूमत जो है वो हमारी इकट्ठी बन जाएगी। और तो 16 महीनों के तजुर्बे से ये सीखा है और फिर आप इसका मतलब खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल ये सही कहते हैं कि गलती थी कि पीडीएम की हुकूमत में शामिल होना और 16 महीने की हुकूमत में अपना हिस्सा डालना। इसका मतलब है वो कहते थे कि हमारी गलती थी। देखिए जी, ये सियासी फैसले जो है ये हालात और मौके की मुनासबत से किए जाते हैं और जिस वक्त ये फैसला किया गया उस वक्त ये था कि मुल्क बचाओ, रियासत बचाओ या पार्टी बचाओ।
तो फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए फिर हम ये कह सकते हैं कि नजरियात पीछे रह जाते हैं। मेरी अर्ज सुने ना, जब कौमों पे मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त कई ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, उनमें से एक ये भी था। लेकिन सियासत में कोई हतमी चीज नहीं होती, कोई हरफे आखिर नहीं होता, उसमें डायलॉग भी चलते रहते हैं, उसमें इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, उसमें मुखालफीन के साथ बैठ के भी बातचीत करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सारी चीजें सियासत में होती हैं। लेकिन ये मेरा एक जाती राय है कि ये तजर्बे ऐसे नहीं होने चाहिए। हुकूमत जो है वो आपके नजरियाती हमांगी के साथ होनी चाहिए। और फिर एक इतनी तल्ख हमारा माजी है कि जिस माजी में हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, हमारे करैक्टर असैसिनेशंस की गई, हमारी बीबी शहीद की तस्वीर जो थी वो बना कर फेंकना, और ये सारी चीजें जो थी PMLN की जानिब से होती रही। हमने बिल्कुल ठीक है, एक माजी ये है, दूसरा माजी आप लोगों का हमेशा इकट्ठे होना भी है, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का मौका हो, PDM की हुकूमत हो। इसका मतलब ये है कि माजी में जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ या नून लीग ने किया बीबी शहीद को लेकर, बेनजीर भुट्टो साहिबा को लेकर, इसका मतलब मिसाके जमहूरियत भी आप लोगों के बीच में हुआ। इसका मतलब ये है कि सियासी मफादात के लिए, हालात को देखते हुए, अपनी अपनी पार्टीज को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए नजरियात को पीछे रखना पड़ता है। नहीं देखें, आपने एक जो तज्जिया किया है, आप कर सकते हैं ना, आप पे वो आपके पास वो इख्तियारात हैं, आप उस जगह पे बैठे हैं जहां पे आप कुछ भी कह जाएं तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने फांसियां कबूल की हों, जिन्होंने कोड़े खाए हों, जो एक एक बम धमाके में 300-300 लाशें उठाई हों, उनको इक्तदार की इतनी भी हवस और शौक नहीं होती कि वो अपने नजरियात को पीछे कर दे। लेकिन जब मुल्कों पे बुरा वक्त होता है, उसके लिए अगर वो करें और उसको इस तराजू में तोला जाए जिसमें आप फरमा रहे हैं कि आप नजरियात पीछे कर देते हैं। नजरियात पीछे करने होते तो बीबी शहीद ना होती, नजरियात पीछे करने होते तो आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल ना काटते, नजरियात पीछे करने होते तो भुट्टो शहीद जो है वो फांसी पे ना चढ़ते। हमने बड़ा सफर किया है, हमने बड़ा, तो ये मुल्क में अगला 2024 के इलेक्शंस में मखलूत हुकूमत बनने की बातें हो रही हैं कि पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी मिल सके। सब पार्टी का शेयर होगा, पहले नंबर पर आने वाली पार्टी ज़ाहिर अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएगी, दूसरी को मौका दिया जाएगा कि आप जो है वो अपनी सदर की कुर्सी संभाल लें। तो इसमें अगर आपको कोई शेयर मिलेगा तो जाहिर है फिर तो लेना पड़ेगा। देखिए, क्यों लेना पड़ेगा, कोई जरूरी तो नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपना वजीर आजम बनाएंगे। आप शेयर लेने की बात, मुल्क की खातिर नहीं, मुल्क की खातिर जिस टोन में आप बात कर रही हैं ना जी, वो फैसला हमने करना है, वो सियासतदानों का काम है ना। वो मुल्क की खातिर इंशाअल्लाह ताला हम ही करेंगे, वो आपने तो नहीं करना। तो जाहिर सी बात है, पहले भी तो मुल्क की खातिर PDM हुकूमत ने 16 महीनों की 16 महीनों की जो कारकर्दगी, हमें तो यही बताया गया ना कि रियासत बचाने के लिए प्रोग्राम कर रही हैं। है ना कि आप ब्रेकिंग किस वक्त देंगे, आप किस वक्त सवाल पूछेंगे, आप कौन सा पूछेंगे, वो आपका काम है ना। तो जनाब, मैंने भी आपकी बात को रिपीट किया है ना कि मुल्क को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए एक फैसले करने पड़ते हैं। सियासत करना हमारा काम है और मौजू वक्त देख के फैसला हमने करना है कि हमने कौन सा ओहदा किसको देना है और किसके साथ हमने बैठ के हुकूमत बनानी है। ये हमारा फैसला है ना, ये तो हमारे पे रहने दें। जी हाँ, बिल्कुल। मखलूत हुकूमतों में जो होता आया है, जो होता है, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। मेरे अगले सवाल में कभी हिस्सा बनी हो तो आपको पता हो ना, सुनी सुनाई पे तो नहीं ना, मफरूजों पे तो बिल्डिंग नहीं ना खड़ी। ये मखलूत हुकूमत की PDM की एक नई शक्ल होगी ना, अगर मखलूत हुकूमत बनती है। ये PDM क्या थी, 16 महीनों की हुकूमत क्या थी? एक राय है, ये आपका फैसला नहीं है। मेरा फैसला नहीं है, लेकिन जो हालात लग रहे हैं, बिल्कुल राय दे सकते हैं, आपको पूरा हक है। जी, सवाल पूछना भी हमारा हक है, राय देना भी हमारा हक है, आपका जवाब सुनना भी, बिल्कुल हमें आपका जवाब भी सुनना है, बिल्कुल। अच्छा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं,
आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली? तहरीक इंसाफ के साथ जो सुलूक हो रहा है या तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त हालात हैं उसमें तो समझ में आती है उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मुश्किलात हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है, ये आपको भी पता है कि क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या विक्टिम नहीं रही? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आरओ इलेक्शंस नहीं हुए? क्या पीपल्स पार्टी ने 2013 के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया? क्या 2018 के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया? क्या 2018 से पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ी जा रही थी, क्या वो किसी से हालात ढके छुपे हैं? आज भी वही हालात है। आज भी उसी तरीके से हमें खतरा है कि डोमिसाइल के फर्क पे सिंध के अंदर अगर इंटरम सेटअप बनता है तो वहाँ और चीजें हैं, पंजाब के अंदर अगर बनता है तो यहाँ पर और सहूलियात हैं। तो अगर आपके साथ ये सलूक हो रहा है तो जाहिर है किसी को लाने के लिए हो रहा होगा ना। कोई खास 2018 में कोई और लाडला था, इस बार कोई और लाडला है? चले देखेंगे, ये फैसला तो अब वक्त करेगा कि कौन लाडला है और कौन नहीं है। हम तो यही समझते हैं कि ये चीजें सियासत के अंदर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबके लिए बराबर यकसा मौके मुयस्सर होने चाहिए। ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव द लग्जरी ऑफ ब्रीदिंग फ्रेश एयर देन यू आर फ्री, यानी अगर आप ताज़ा या साफ़ हवा में सांस ले सकते हैं तो आप आज़ाद हैं। तो इस बात के मुताबिक तो पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में रहने वाले इतने खुशकिस्मत या आज़ाद तो नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ताज़ा हवा, ताज़ा वो माहौल मुयस्सर नहीं है। स्मोग ने पंजाब खुसूसन लाहौर शहर को अपनी लपेट में ऐसे ले रखा है जैसे एक बड़े से ख़तरनाक गैस से भरे कंपाउंड में सब लोग रह रहे हों। हर साल जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलने लगता है, यानी गर्मी से सर्दी आने लगती है, तो फोग और स्मोग यानी धुआं मिलकर स्मोग बना देता है। आमतौर पर स्मोग ज़्यादातर ट्रैफिक से ज़्यादा दर्जा हरारत, सूरज की रोशनी और ठहरी हुई हवा का नतीजा होती है। यानी मौसम सरमा में जब हवा चलने की रफ्तार कम होती है तो इससे धुएं और धुंध को किसी जगह ठहरने में मदद मिलती है, जो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब हमारी गाड़ियां, कारखाने और धुआं छोड़ने वाली मशीनें सब इस कंपाउंड में अपनी आलूदगी छोड़ते जाते हैं। हर कोई अपना हिस्सा डालता है और ओजोन की चादर उन्हें बाहर निकलने नहीं देती, लिहाजा जहरीली गैसेस और इंसान एक ही जगह बंद होकर रह जाते हैं। फिर जब तक बारिशें ना हो या तेज़ हवाओं से ये गैसेस का गुबार फट ना जाए, तब तक सांस लेने वाले जानदार इसी जहरीली हवा को अपने अंदर ले जाने पर मजबूर रहते हैं। आलमी इदारा सेहत के आलूदगी इंडेक्स से पता चलता है कि लाहौर 40 बार दुनिया में मोज़र तरीन शहर होने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। माहिरीन का ये मानना है कि अगर किसी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में आलूदगी का तनासुब 50% से ज़्यादा होने लगे तो वहाँ हेल्थ अलर्ट यानी AQI 150 होने पर बाकायदा रेड अलर्ट जारी होता है। और जानते हैं कि लाहौर का हाल है क्या, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रहना मामूल बन चुका है। आज 328 पर है, जो किसी शहर में रहने के लिए नाकाबिल तसव्वुर लेवल समझा जाता है। चंद रोज़ पहले नासा की एक रिपोर्ट में लाहौर में स्मोक की बड़ी वजह भी सामने आई कि भारतीय पंजाब में फसलों को आग लगाने की आदत से हवा में शदीद आलूदगी छोड़ी जा रही है, जो बहुत दूर जाने की बजाय पाकिस्तान साइड पर थोड़ा फासला तय करके हवा में यहाँ पर शामिल हो जाती है, ठहर जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ईंटों वाले भट्टे हैं, फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसेज हैं, ये इस आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। इससे बचा कैसे जा सकता है, बच्चे इससे कैसे बचें जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, फिर दफातर यूनिवर्सिटी पर जाने वाले सुबह सुबह जो लोग होते हैं, कैसे इससे हम जो है ना वो बच सकते हैं। मैं बात करूंगी निगरान वज़ीर सेहत पंजाब
डॉक्टर जावेद अकरम साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये हर साल ये हम देखते हैं अक्टूबर में ही, अक्टूबर के एंड से ये स्मोक का शुरू हो जाती है, फिर खांसी, सांस लेने में मसला, फिर अजीब सी एक वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो फिर पूरी सर्दियाँ साथ चलती है। तो स्मोक से बचने का क्या तरीक़ाकार है? जिस तरह कोरोना में का भी बचने का एक ही तरीका था, मास्क मास्क मास्क, क्या स्मोक से बचने का भी एक ही तरीका है, मास्क पहनना? बहुत शुक्रिया शादिया। देखें, आपने बिल्कुल सही इसका एनालिसिस किया, बहुत अच्छा किया। देखें, जो बर्निंग है, जो चावल की बाक़ियात हैं जिसको हम स्टबन कहते हैं, उसकी बर्निंग लाहौर के इर्द गिर्द इंक्लूडिंग इंडियन पंजाब बहुत ज़्यादा हुई इस दफ़ा भी, और पिछले हर साल ही होती है। और ये वो मौसम है जब टेम्परेचर बहुत मौजूद होता है और वेपर्स ऊपर सस्पेंडेड होते हैं। पहले वो फॉग होती थी, अब कंटेमिनेट होके काली होके उसको स्मॉग कहा जाता है। कोई 70% to 75% जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो इसी की है, स्टबन बर्निंग की। और अनफॉर्चुनेटली जो हवा चलती है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं जाती। तो इसका मतलब है कि भारत के भी जो बर्न किया जाता है वो भी इधर। तो लॉन्ग टर्म तो इसका हल यही है कि ये ना की जाए। और इस दफ़ा हमने बहुत मीटिंग्स की, वज़ीर आला साहब भी बहुत मुतहर्रिक रहे, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया कि इसको अल्टरनेटिव क्या होगा, क्योंकि गंदम बीजनी है फौरी तौर पे फार्मर्स ने, तो वो ये दिस इज़ द क्विकेस्ट वे। अगर उनको अल्टरनेटिव नहीं दें तो इट विल वोंट बी फेयर ऑन आवर पार्ट कि हम उनके चलान कर दें और उनको क्रिमिनलिटी में ले जाएं। तो इसलिए उसका जो अल्टरनेटिव है वो है हैप्पी सीडर। जो हैप्पी सीडर दुनिया में यूज़ होता है, लेकिन इसका हमारी क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है तो ये पॉलिसी मैटर है। इसकी अबाउट 50 बिलियन रुपीज़ ख़र्चा है कि अगर वो लगाया जाए तो होपफुली ये बहुत कम रह जाएगी। डॉक्टर साहब, ये मसाइल पिछले कुछ चंद सालों से ही होने लगे हैं स्मोक के। ये फसलें पहले भी काश्त होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन आपको भी पता है कभी हमने इस तरह के स्मोक का लफ्ज़ ही नहीं कभी सुना था। ये सब कुछ पहले भी होता था, ये मसाइल अब क्यों उठने लगे हैं? देखिए, पहले फॉग होती थी ज़रूर, लेकिन स्मॉग नहीं होती थी। और उसकी मेन वजह यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, गाड़ियाँ मेरा ख्याल है 10 टाइम्स बढ़ गई हैं, और मोटरसाइकिल्स और चिंकी रिक्शाज और ये वो, और बहुत सब स्टैंडर्ड फ्यूल आ रहा है। और स्पेशली जो ईरानियन फ्यूल है वो भी स्मगल होके अभी भी आ रहा है, जिस पे हमने बहुत सारी FIRs काटी। बहुत सारी इंडस्ट्री है जो कार्बन एमिट कर रही है, उनको बंद किया, उनको सील किया। तकरीबन 3,500 के करीब FIRs हो चुकी हैं। इसी तरह वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, जिनका MOTE वगैरह नहीं हुआ, जिनकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उनको भी किया। तीसरा जो हमने जो वेट ड्राई डस्टिंग होती है वो इससे कंट्रीब्यूट करती है कि जो झाड़ू हमारे सुबह सुबह जो होते हैं स्वीपर्स वो लगाते हैं, उनको भी कहा गया कि आप वेट डस्टिंग करें। तो जो आपने सवाल किया कि बच्चों को, बूढ़ों को ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं और सब खांस रहे हैं और सबकी आंखें भी, जल्द पे भी खारिश हो रही है, तो इसका हल यही है कि वो बड़े बूढ़े और जो बच्चे हैं वो मास्क पहन के रखें जब वो बाहर निकलते हैं। कोशिश करें कि बहुत अलग सुबह नहीं निकलें, 9 बजे 10 बजे निकलें। तो स्कूलों की टाइमिंग्स चेंज होनी चाहिए डॉक्टर साहब। वो भी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में हो जाएंगी। लेकिन हमारा ख्याल है कि 14 और 15 के करीब बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो ये एकदम कमी आ जाएगी। और हमारा ख्याल है कि ये 2-3 हफ्ते के बाद ये जो प्रेडिक्शन है कि वो ये है, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल हवा का प्रेशर ज़ीरो है, स्टैटिक हुआ है, जो लाहौर के ऊपर क्लाउड है, और वो सेटल करता है जब हम रात को, और वो सुबह के टाइम वो विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्सीडेंट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत होते हैं मोटरवेज़ पे, और इसलिए मोटरवेज़ को भी अवॉइड किया जाए उन टाइमिंग्स पे, बिकॉज थोड़ी देर से जाना मुनासिब है बजाय ना जाने के। तो ये डॉक्टर साहब हमें अपनी समझते इस पर ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है, या हर साल हम इस तरह सिर्फ फौरी जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर जिसे हम कहते हैं कि वही मेजरमेंट्स लेते रहेंगे तो हमारे ये मसाइल हल होते रहेंगे? ठोस इकदाम आप नहीं समझते कि हमें इस पर करने की ज़रूरत है?
बिल्कुल ज़रूरत है शादिया, और ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इलेक्टेड हुकूमत जो आएगी फरवरी में, हमने उनका पूरा होमवर्क कर लिया है कि 50 बिलियन रुपीस चाहिए हैप्पी सीडर्स के लिए, जो कि आपके सीड ऑटोमेटिकली करेंगे गंदम को और वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाए बहुत ही कम खर्चे पे। तो एक तो वो बहुत बड़ा स्टेप होगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को, इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट किया जाए। ये घरों के मोहल्लों में खुली हुई हैं, बहुत ज़्यादा एमिशंस हैं इनकी। तीसरा ये कि सब स्टैंडर्ड जो फ्यूल है उस पर क्लैंप डाउन किया जाए कि वो ईरान के ज़रिए जो आता है उसकी स्मगलिंग बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ रोकी जाए। और एक और नई चीज़ है जो सीड क्लाउडिंग हम उसको कहते हैं, जहाँ सीड जो क्लाउड्स हैं उनको सीडिंग की जाती है सोडियम से और वो आर्टिफिशियल रेन कॉज करते हैं और वो भी काफ़ी मुअस्सर है। लेकिन इन सब चीज़ों को कम से कम अरबों रुपया चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।